Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn about the National Commission for SCs. नेशनल कमीशन फॉर एससीज शेड्यूल कास्ट जो राष्ट्रीय आयोग है, नेशनल कमीशन है, उसके बारे में हम जानेंगे। नेशनल कमीशन बनाई गई है ताकि उनके राइट्स को प्रोटेक्ट हो सके। तो सोसाइटी जो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल कमीशन राष्ट्रीय आयोग कब बनी, कैसे बनी, क्यों बनाई गई, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या पावर है, किसको रिपोर्ट देनी होती है, तो ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट is a constitutional body established by Article 338 of the Indian Constitution. ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब संविधान के किसी अनुच्छेद में इसको बनाया गया, इसका मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में। तो इसके लिए एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 338 338 अनुच्छेद 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट को बनाया गया है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके लिए कोई एक आर्टिकल हो। तो ये आर्टिकल 338 में बनाया गया है इसको, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एवोल्यूशन, अब ये कैसे बनी। Originally, Article 338 of the Constitution provided for the appointment of a special officer for scheduled caste and scheduled tribes to investigate all matters relating to the constitutional safeguards for the SCs and STs and to report to the President on their working. Originally क्या था, आर्टिकल 338 में क्या था, पहले कमीशन नहीं थी, कमीशन बाद में बनी है। पहले क्या हुआ था कि एक स्पेशल ऑफिसर डेजिग्नेट किए गए थे, स्पेशल ऑफिसर बनाया गया था। वो उनका काम क्या था, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, सेफगार्ड एससी एंड एसटी, ये जो उनके इंटरेस्ट हैं, उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, उन्हें सेफगार्ड करना और अपनी जो वर्किंग है उसकी रिपोर्ट प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को देना। तो एससी और एसटी के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले कोई कमीशन नहीं थी, पहले एक स्पेशल ऑफिसर बनाए गए थे काम के लिए, फिर बाद में कमीशन बनी थी। इन 1978 फिर 1978 में क्या हुआ, द गवर्नमेंट सेट अप अ नॉन स्टैट्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज। पहले एक स्पेशल ऑफिसर हुआ करते थे एससी और एसटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। 1978 में भारत सरकार ने क्या किया, एक नॉन स्टैट्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन बना दी। अब इसमें मल्टी मेंबर कमीशन है, तो कई सारे मेंबर्स होंगे, पहले एक स्पेशल ऑफिसर थे, अब मल्टी मेंबर कमीशन है। ठीक है, कई सारे मेंबर्स होंगे और साथ में स्पेशल ऑफिसर भी होंगे। फिर 1987 में द गवर्नमेंट रीनेम्ड द कमीशन एज द नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज। 1987 में गवर्नमेंट ने रीनेम कर दिया, इस कमीशन का नाम बदल के कर दिया नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज। ठीक है, राष्ट्रीय आयोग शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ, जो 89वां संविधान संशोधन किया गया। The 89th Constitutional Amendment Act of 2003 bifurcated the National Commission for SCs and STs into two types. हमारी आज की हेडिंग क्या थी टॉपिक की, नेशनल कमीशन फॉर एससीज। तो पहले नेशनल कमीशन फॉर एससी और एसटी एक ही बनाई गई थी, बाद में उसे बाइफरकेट कर दिया। 89th अमेंडमेंट में क्या किया, बाइफरकेट कर दिया, डिवाइड कर दिया दो में, नेशनल कमीशन फॉर एससी और एसटी को टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया, दो भागों में बांट दिया। पहला नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, उसको अलग बना दिया। सेकंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अलग बना दिया, क्योंकि जो उनके अलग अलग मुद्दे हों उनको अलग से, उनको इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें, उनकी अलग से सुनवाई हो सके बेटर,
सर्विस प्रोवाइड कर सकें एससी और एसटी को, तो उसके लिए उनको कमीशन को 2 टाइप में डिवाइड कर दिया। पहले एक ही कमीशन थी एससी और एसटी के लिए, अब 2 कमीशन है। पहला है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, जिसको आर्टिकल 338 के अंडर बनाया गया, एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, जिसे आर्टिकल 338A के थ्रू बनाया गया अमेंडमेंट से। 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में नेशनल कमीशन फॉर एससी और एसटी को 2 पार्टों में बांट दिया। नेशनल कमीशन फॉर एससी अलग कर दी आर्टिकल 338 के अंडर, एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स अलग कर दी 338A के अंडर। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे केसेस आते थे, बहुत सारे है ना, बहुत सारे केसेस कंप्लेंट्स होती थी, तो उनको एड्रेस करना इंडिविजुअली इजी हो जाएगा। शेड्यूल कास्ट को अलग कर दिया कमीशन को, शेड्यूल ट्राइब की कमीशन को अलग कर दिया कि उनके अलग अलग मुद्दे भी होते थे, तो स्पेसिफिकली उसको डील कर सके उनकी प्रॉब्लम से, इसलिए सेपरेट कर दिया, बाइफरकेट कर दिया कमीशन को 2 टाइप्स में। सेपरेट कमीशन। The separate National Commission for SC and STs came into existence in 2004। 2004 में सेपरेट कमीशन बन गई। ठीक है, 89 में अमेंडमेंट आया था 2003 में, लेकिन सेपरेट कमीशन बनी 2004 में। इट कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर्स। अब इसमें कौन कौन होगा? सेपरेट कमीशन तो बन गई, एससी के लिए अलग और एसटी के लिए अलग, तो सेपरेट कमीशन में अलग अलग एक चेयरपर्सन होंगे, वाइस चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर्स। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। दे होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 3 years। अब कितने टाइम तक वो रहेंगे उस पोजीशन में? 3 years, 3 साल तक के लिए। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 2 terms। 2 बार से ज़्यादा वो उस पोजीशन पे नहीं आ सकते। मतलब एक बार चेयरपर्सन कोई बन गया तो ज़्यादा से ज़्यादा एक और बार बन जाएगा, 2 बार से ज़्यादा उस पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 2 terms। ठीक है, तो सेपरेट कमीशन बन गई थी 2004 में, जिसमें चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 3 और मेंबर होंगे, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। उनकी कंडीशंस ऑफ सर्विस सब कुछ प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। उनका टर्म होता है 3 years और वो दोबारा 2 terms से ज़्यादा के लिए एलिजिबल नहीं होते। अब हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ द कमीशन। तो हमने ये देख ली कि कमीशन कब बनाई गई, तब उसको हमने 2 कमीशन में बाइफरकेट कर दिया, क्यों बनाई गई थी। हम देख लेते हैं इसके क्या क्या फंक्शंस है, कार्य क्या होते हैं इस आयोग के, कमीशंस के फंक्शंस क्या है। नंबर 1, टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर all matters relating to the constitutional and other legal safeguards for SCs and evaluate their working। हम देख रहे हैं फंक्शंस ऑफ कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एससी के फंक्शन हम देख रहे हैं। ठीक है, एसपी के बारे में स्पेसिफिकली हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। सो फंक्शंस क्या है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के? टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर all matters relating to constitutional and other legal safeguards for SC, ठीक है, and evaluate their working। तो SC से रिलेटेड जो भी मैटर्स होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल या जो भी लीगल मैटर्स होंगे, जिनको उनको लीगल प्रोटेक्शन देने के लिए, उनके लीगल राइट्स को, लीगल इंटरेस्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो सब मैटर्स ये कमीशन देखेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, उन मैटर्स की जांच करेगी ये कमीशन। सेकंड, टू इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स with respect to deprivation of rights and safeguards of the SCs। जो कंप्लेंट्स आएंगी, ठीक है, स्पेसिफिक जो कंप्लेन है उनसे भी डील करेगी ये कमीशन, उनकी भी जांच करेगी। विद रिस्पेक्ट टू डेप्रीवेशन ऑफ राइट, मतलब कहीं कोई व्यक्ति को उनके राइट नहीं दिए जा रहे, तो उसकी अगर वो कंप्लेन करते हैं कमीशन में, तो उसकी जो कार्रवाई है वो करेगी कमीशन। एंड सेफगार्ड ऑफ एससी की राइट को नहीं मिल रही, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए तो जो कंप्लेन्स हैं उन पर भी कार्रवाई ये कमीशन करेगी। To make recommendations to the measures that should be taken by the union or a state
for the effective implementation of those safeguards. वे रिकमेंडेशन देगी, सुझाव देगी सेंटर को या यूनियन को और सेंटर को to make recommendations to the measures that should be taken by union और state, मतलब केंद्र सरकार को जो मेजर्स लेने चाहिए, वो कदम उठाने चाहिए, ठीक है, effective implementation of those safeguards and other measures for protection, welfare and socio-economic development of SCs. मतलब एससीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए जो भी सुझाव दे सकती है ये यूनियन और स्टेट को, ठीक है। कमीशन रिकमेंडेशन देगी यूनियन और स्टेट को कि अब ये कदम उठाने चाहिए ताकि उनकी एससी और एससी को प्रोटेक्शन मिल सके, उनका वेलफेयर हो सके, उनकी डेवलपमेंट हो सके, तो उनके लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए ये रिकमेंडेशन दे सकती है यूनियन और स्टेट को। To discharge other such functions in relation to the protection, welfare and development and advancement of the SCs as the president may specify. मतलब राष्ट्रपति अगर उन्हें कोई फंक्शंस, कोई काम करने के लिए कहते हैं, प्रोटेक्शन, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एनहेंसमेंट ऑफ एससीज, मतलब एससीज की प्रोटेक्शन, उनकी सुरक्षा, उनकी भलाई, उनकी डेवलपमेंट, एडवांसमेंट, उनके विकास के लिए अगर प्रेसिडेंट कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए कहते हैं इस कमीशन को, नेशनल कमीशन फॉर एससी को, तो उन्हें वो फंक्शंस परफॉर्म करने होंगे। रिपोर्ट, अब हमने देख लिया फंक्शंस क्या क्या, काम क्या क्या करना है, उस काम की जो रिपोर्ट है वो किसको देगी कमीशन। द कमीशन प्रेजेंट्स एन एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। सालाना एनुअल रिपोर्ट जो है वो कमीशन देगी प्रेसिडेंट को, तो जो वार्षिक रिपोर्ट होगी वो कमीशन प्रेसिडेंट सीधा राष्ट्रपति को देगी। द प्रेसिडेंट प्लेसेस ऑल सच रिपोर्ट्स बिफोर द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट उन रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट, संसद के आगे सामने रखेंगे, along with the memorandum explaining the actions taken on the recommendations made by the commission and the reasons for non-acceptance of any recommendation. ठीक है, तो उस रिपोर्ट को उन्हें प्रेसिडेंट को देना है कमीशन को, प्रेसिडेंट उसे पार्लियामेंट के सामने रखेंगे और बताएंगे कि रिकमेंडेशन जो सुझाव दिया था कमीशन ने उसके लिए फिर क्या एक्शन लिए गए, एक्सप्लेनिंग द एक्शंस टेकन ऑन द रिकमेंडेशंस मेड बाय द कमीशन, जो कमीशन ने जो रिकमेंडेशन जो सुझाव दिए थे उस पर क्या क्या एक्शन लिए गए, एंड रीजंस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एनी रिकमेंडेशन, और जिस सुझाव पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, जो सुझाव नहीं माना गया, उसको क्यों नहीं माना गया, उसको क्या रीजन थे, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे पार्लियामेंट में। The President forwards any report of the Commission to the state government. अगर प्रेसिडेंट को ये ज़रूरी लगता है कि ये रिपोर्ट जो है नेशनल कमीशन फॉर एससी की वो पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट को देनी चाहिए ताकि उनके स्टेट में जो एससी है उनके राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके, तो वो फॉरवर्ड कर देते हैं रिपोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट को। द गवर्नर प्लेसेस इट बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। अब गवर्नर वो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखेंगे, explaining the actions taken on the recommendations of the commission and reasons for non-acceptance of any recommendation। और गवर्नर एक्सप्लेन करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर में, ठीक है, जो राज्य विधायिका होगी वहाँ पे गवर्नर उस रिपोर्ट को रखेंगे और समझाएंगे कि क्या एक्शन लिए हैं रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन पे, कमीशन के सुझाव पे क्या एक्शंस लिए या लेने चाहिए, एंड रीजंस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एनी रिकमेंडेशन, और कोई जो सुझाव नहीं माना गया, जिसे एक्सेप्ट नहीं किया, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो उसका क्या रीजन है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट रखते हैं पार्लियामेंट के सामने रिपोर्ट को और गवर्नर रखेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के सामने और बताएंगे कि क्या एक्शन लिए गए, क्या एक्शन नहीं लिए गए, उसका क्या रीजन है। पावर्स, अब नेशनल कमीशन फॉर एससी को हमने राइट्स तो दे दिए, ठीक है, फंक्शंस भी बता दिए क्या क्या करने हैं, लेकिन उनके क्या पावर हैं। The commission, while investigating any matter or inquiry into any complaint, जब कोई भी मैटर, कोई भी कंप्लेन, जब किसी भी शिकायत की वो जांच कर रही हो कमीशन, it has all the powers of a civil court trying a suit। मतलब जो सिविल कोर्ट में जो केस आता है तो उस टाइम जो सिविल कोर्ट के पास पावर होती है
ठीक है, जब वो किसी केस की कार्रवाई कर रही हो तो वो सारी पावर होगी नेशनल कमीशन फॉर एससी को। इट हैज़ ऑल द पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट ट्राइंग अ सूट। ठीक है, जो सिविल कोर्ट में केस आता है, कोई मुकदमा आएगा, तो उनके पास जो सारी पावर्स उस टाइम पे होती हैं वो सारी पावर होती है नेशनल कमीशन फॉर एससी के पास। The central government and the state governments are required to consult the Commission on all major policy matters affecting the SCs. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कमीशन से कंसल्ट करना पड़ेगा ऑन ऑल मेजर पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग द एससीज। मतलब मेजर पॉलिसी मैटर जो एससी को अफेक्ट कर रहे हैं, कोई भी योजना जो नीति बनाई गई है जो मैटर्स एससी को अफेक्ट करेंगे, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कमीशन से कंसल्ट करना पड़ेगा, उनसे बात करेगी। The commission is also required to discharge similar functions with regard to the Anglo-Indian community. जो एंग्लो-इंडियन कम्युनिटी है उनके लिए भी कमीशन को सारे वो फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, सारे फंक्शंस डिस्चार्ज करने हैं जो वो एससीज के लिए करते हैं। ठीक है, तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी मतलब उनके भी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को, वो सारे फंक्शंस कमीशन परफॉर्म करेगी जो एससीज के राइट को प्रोटेक्ट, सेफ गार्ड करने के लिए करती है। So I hope you like it and understood. Let's do a quick revision. फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसको संविधान के अनुच्छेद 338 में इसको एस्टैब्लिश किया गया है। इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्यों बनाया गया था आर्टिकल 338 में नेशनल कमीशन और स्पेशल ऑफिसर को डेजिग्नेट किया गया था ताकि वो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, एससी और एसटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, उसे सेफ गार्ड कर सके, उनके लीगल राइट, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल ऑफिसर पहले बनाए गए थे। ठीक है, 1978 में मल्टी मेंबर कमीशन बना दी एससी एसटी के लिए। 1987 में इसका नाम नेशनल कमीशन फॉर एससी और एसटी पड़ गया। 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 89वां जो संवैधानिक संशोधन किया गया, उसमें नेशनल कमीशन फॉर एससी और एसटी जो एक ही थी पहले, उसको बाइफरकेट कर दिया, डिवाइड कर दिया दो में, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट अंडर आर्टिकल 338 and National Commission for Scheduled Tribes under Article 338A. सेपरेट कमीशन आई थी 2004 में, जिसमें एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 और मेंबर होंगे। इन सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। दे होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल तक वो ऑफिस होल्ड करते हैं। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 2 टर्म्स, 2 बार से ज़्यादा वो नियुक्त नहीं हो सकते उस पोस्ट पे। फंक्शंस क्या होते हैं कमीशन के, मतलब जो भी मैटर्स होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल रिलेटेड जो एससीज के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन सब की जांच कमीशन करती है। जो कंप्लेंट्स आएंगी कमीशन के पास उनकी इंक्वायरी करेगी, उनकी जांच कमीशन करेगी। जो फिर ये कमीशन सुझाव दे सकती है यूनियन को और स्टेट को, मतलब एससी एसटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी डेवलपमेंट, उनके वेलफेयर के लिए क्या रिकमेंडेशंस, कोई सुझाव वो दे सकता है सेंटर और स्टेट को, यूनियन को। फिर बाकी फंक्शंस भी कमीशन को परफॉर्म करने होंगे एससी के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे राष्ट्रपति बताएंगे, एज द प्रेसिडेंट में स्पेसिफाई। कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देती है, राष्ट्रपति को देती है। प्रेसिडेंट ये रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने रखेंगे और बताएंगे कि क्या एक्शन लिए गए रिकमेंडेशंस पे, मतलब जो सुझाव कमीशन ने दिए थे उन पे क्या एक्शंस लिए गए, जिन सुझावों को नहीं माना गया उनका क्या रीज़न है, क्या कारण है। प्रेसिडेंट ये रिपोर्ट किसी स्टेट गवर्नमेंट के गवर्नर को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। फिर गवर्नर ये रिपोर्ट स्टेट लेजिस्लेचर के सामने, राज्य विधायिका के सामने रखते हैं, बताते हैं कि क्या एक्शन लिए गए रिकमेंडेशन पे, क्या एक्शन नहीं लिए गए, उनका क्या रीज़न है। पावर क्या है कमीशन की, पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट ट्राइंग अ सूट, ये सिविल कोर्ट के पास जो एक केस से रिलेटेड पावर होती है वो सारी इस कमीशन के पास होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को
कमीशन से बातचीत करनी पड़ेगी, कंसल्ट करना पड़ेगा ऑन ऑल मेजर पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग द एससी। ठीक है, कोई भी पॉलिसी जो वो नीतियाँ बना रहे हैं जिससे एससी को इफेक्ट होगा, क्या इफेक्ट होगा, उस बारे में उन्हें कमीशन से बात करनी होगी, कंसल्ट करना होगा उन्हें। कमीशन के पास एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उनको राइट्स को प्रोटेक्ट करना, सेफगार्ड करने का, ये सारे फंक्शंस जो है वो कमीशन को परफॉर्म करने होंगे जो वो एससी के लिए करते हैं। सो आई होप यू लाइक इट एंड अंडरस्टूड. If you have any queries, please feel free to ask. Thank you everyone. Please like, share and subscribe. See you soon. Have a nice day. Thank you.